मैं 3 रोज तक फैसलाबाद के एक होटल में मुकीम रहा। दिन में एक बार जगदीश चंद से जरूर मुलाकात हो जाती। बातों ही बातों में एक रोज मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी CID हमारे पीछे लगी हुई है और मुमकिन है कि हम किसी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएं। जगदीश चंद ने किसी तशवीश का इजहार न किया, बल्कि कहने लगा कि पुलिस को हमारे पास से कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा हम न सही, लेकिन इस इलाके में हमारे दूसरे साथी भी काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पकड़े जाएं। इस तरह वो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। जगदीश चंद ने घमंड में आकर कहा कि इस इलाके में सिवाय उसके दूसरा कोई जासूस नहीं है। उसने बताया कि हम किसी एक मुल्क में ज्यादा जासूस जमा करने के खिलाफ हैं। इस वक्त लाहौर में हमारा एक जासूस और इस्लामाबाद में 2 सीक्रेट स्पाई काम कर रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमने एक ही जासूस को रखा हुआ है। उस हिंदू मास्टर स्पाई ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इस्लामाबाद रवाना हो गया। जानबूझकर मैंने ऐसी बस में सफर किया जो आधी रात को इस्लामाबाद पहुंचती थी। उस वक्त किसी भारतीय जासूस का मेरी निगरानी करना मुश्किल बात थी। मैं सीधा एक पुलिस चौकी पहुंचा। ये पुलिस चौकी गैर मारूफ सी थी। एहतियात के तकाजों को मलहूज रखते हुए मैं खुद चौधरी साहब की कोठी पर नहीं जाना चाहता था। पुलिस चौकी में एक हवालदार कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। 2 सिपाही बेंच पर लेटे सो रहे थे। मैंने हवालदार के कांधे को जरा सा हिलाकर जगाया तो वो बड़बड़ा कर बोला, कौन है ओए? मैंने कहा, जनाब क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? हवालदार को तो जैसे मैंने गोली मार दी थी। पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरी दरवेशों जैसी शक्ल की भी परवाह न की। मौलवी साहब, आधी रात को आप कहाँ फोन करने आ गए हैं? आप हैं कौन? मुझे तो आप कोई फ्रॉड लगते हैं। क्यों ना मैं आपको हवालात में बंद कर दूं? कहाँ फोन करना है आपको? मैंने चौधरी साहब का नाम लिया तो वो एकदम से अटेंशन हो गया और फोन आहिस्ता से आगे कर दिया। मैंने वो खुफिया नंबर घुमाया जो मुझे चौधरी साहब ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज आई, कोड नंबर प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, दरवेश। क्लिक की दोबारा आवाज पैदा हुई और चौधरी साहब की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि एक अहम तरीन मसले के सिलसिले में उन्हें मेरे पास आना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ। मैंने पुलिस चौकी का नाम बता दिया। बोले मैं आ रहा हूँ और उन्होंने फोन बंद कर दिया। चौकी हवालदार तो अब मेरी आओ भगत में लग गया। उसने बेंच पर सोए हुए दोनों सिपाहियों को उठाकर अटेंशन कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरे आगे पीछे फिरने लगा और मौलवी साहब कहते कहते उसकी जबान सूख गई। कुछ देर बाद एक गहरे रंग की टोयोटा कार पुलिस चौकी के अहाते में आकर रुकी। चौधरी साहब ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। हम लियाकत बाग की तरफ एक सुनसान मकाम पर निकल गए। चौधरी साहब हमतन सवाल बने देखने लगे। मैंने उन्हें सारी रुइदाद सुनाकर कहा, उन्हें क्लिफ्टन, कराची के मजजूब, फैसलाबाद के घड़ी साज और इस्लामाबाद की शबाना को सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को राज में रखा जाए। इस्लामाबाद के खशखशी बालों वाले भारतीय जासूस और लाहौर के भारतीय जासूस को उसके बाद पकड़वा लिया जाएगा। चौधरी साहब ने मुझसे फैसलाबाद और कराची वाले जासूस का एड्रेस और हुलिया मालूम किया और कहा, ये लोग अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने बताया कि उस वक्त सिर्फ यही लोग मसरूफ अमल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वाले मुझसे राब्ता कायम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, तुम अगर बाहर रहे तो भारतीय इंटेलिजेंस को तुम पर शक हो सकता है कि तुम डबल जासूस हो और ये गिरफ्तारी तुम्हारी मुखबरी पर अमल में आई है। मैंने कहा, बाकी 2 जासूस पकड़ लिए गए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिएगा और अखबारों में ये खबर दे दी जाए कि फैसलाबाद में मुकीम एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है, जिसकी निशानदही पर पुलिस मुल्क में गैर मुल्की जासूसों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद मैं जेल से फरार हो जाऊंगा और सरहद उबूर करके भारत चला जाऊंगा ताकि अपने अगले और अहम तरीन मिशन की तकमील कर सकूं। शबाना की कोठी का चौधरी साहब को इल्म था। उन्होंने मुझे एक तो होटल में पहुंचाया और खुद सिटी पुलिस के एक खास दस्ते के साथ शबाना की कोठी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इस दौरान वो फैसलाबाद और कराची के जासूसों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर चुके थे। नतीजतन सुबह होने तक सिंधिया, जगदीश और क्लिफ्टन कराची का साहली मंजूब गिरफ्तार होकर काल कोठरी में बंद हो चुके थे। मेरी हिदायत के मुताबिक इन तीनों को एक दूसरे की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया था। दूसरे रोज मैंने कस्तन चौधरी साहब की कोठी या दफ्तर का रुख नहीं किया। अभी तक ये खबर प्रेस में नहीं दी गई थी। मुझे अब इस्लामाबाद वाले जासूस की तलाश थी। उससे राब्ता कायम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैंने रेलवे स्टेशन, लियाकत बाग और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए मगर उससे मुलाकात न हुई। अभी मुझे लाहौर वाले जासूस को भी पकड़वाना था जो मजजूब बनकर रह रहा था। अचानक मुझे याद आया कि लाहौर वाले जासूस ने बताया था कि मैं एक खास फ्रीक्वेंसी पर उससे गुफ्तगू कर सकता था। मैं फौरन अपने होटल के कमरे में आया और रेडियो ट्रांसमीटर खोलकर लाहौर वाले भारतीय जासूस को सिग्नल दिया और उससे कहा कि मुझे इस्लामाबाद की फजा में खतरे की बू महसूस हो रही है। सिंधिया और जगदीश शायद रूपोश हैं। इस्लामाबाद में मुतय्यन कालिदास का भी कुछ इल्म नहीं है। मैं उसे खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि उससे किस जगह राब्ता कायम करूँ। दूसरी तरफ से 1 सेकंड की खामोशी के बाद मुझे कालिदास का ठिकाना बता दिया गया
और हिदायत की गई कि मैं फौरन लाहौर पहुंचकर उससे शाही किले की अकबी दीवार वाली दरगाह पर मुलाकात करूं। ट्रांसमीटर बंद करके मैं होटल से निकल आया। लाहौर वाले जासूस ने कालीदास का जो ठिकाना बताया था वो राजा बाजार का एक होटल था। होटल में जाने से पहले मैंने चौधरी साहब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैं राजा बाजार के होटल में पहुंचा तो देखा कि वो कोने वाली मेज पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने अखबार खुला हुआ था जिस पर उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसका थैला पास ही मेज पर पड़ा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो मुझे होटल में दाखिल होते देख चुका था। मेरी तरफ निगाहें उठाए बगैर आहिस्ता से बोला, सिंधिया से राब्ता कायम नहीं हो रहा। मैंने कहा, वो रूपोश हो गई है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी अपना घेरा तंग कर रही है। वो बोला, तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मैं भी रूपोश हो रहा हूँ। मेरी नजरें बार बार होटल के दरवाजे को देख रही थी। ये एक चाय खाना था जहाँ कुछ गाहक बैठे चाय पी रहे थे। कालीदास जिस जगह बैठा था वहाँ बाएं जानिब एक कोठरी का दरवाजा था। उस कोठरी में काठ कबाड़ भरा हुआ था। अकब में एक खिड़की थी जो दुकान के अकबी महल्ले में खुलती थी। कालीदास जासूस शायद कुछ सोचकर ही वहाँ बैठा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कालीदास रूपोश होने वाला था, लेकिन चौधरी साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं कालीदास को बातों में लगाए हुए था। उसने अखबार तह करके थैले में डाला और बोला, लाहौर में नंबर 13 से राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो उठा ही था कि एकदम से घबरा गया। पुलिस! उसके साथ ही उसने थैला उठाकर खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चौधरी साहब पुलिस की टीम लेकर पहुंच गए थे। मैं भी कालीदास के पीछे खिड़की से कूद गया। पुलिस हमारे पीछे दौड़ी। दूसरी जानिब एक तंग गली थी। मैंने कालीदास को गली का मोड़ घूमते देखा। मैं उसके पीछे भागा और गर्दन घुमा कर देखा। पुलिस के 3 जवान दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन वो फासले पर थे। साफ जाहिर था कि अगर मैं कालीदास पर काबू न पा सका तो वो पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। गली खत्म हुई तो सामने क्वार्टरों की एक कतार आ गई जिसके आगे एक खड थी। कालीदास बेतहाशा भाग रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने एक जस्त लगाई और खड पार कर गया। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि कुछ फासले पर रेलवे लाइन थी और एक माल गाड़ी शोर मचाती चली आ रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अगर अब मैं उसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वो लाइन पार कर जाएगा। फिर हमारे दरमियान माल गाड़ी के डिब्बे हायल हो जाएंगे। मैं मजीद तेजी से भागने लगा। एन उस वक्त जब वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था, मैं एक हाई जंप लगाकर उसके ऊपर जा गिरा और उसे दबोच लिया। माल गाड़ी गुजरती चली गई। कालीदास फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरानी थी। जिसे वो अपना साथी समझ रहा था वो उसका दुश्मन साबित हुआ था। उसने जोर लगाकर गिरफ्त से निकलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकले, ये तुम ही थे। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। चौधरी साहब भी पहुंच गए और बोले, अगर तुम हिम्मत न करते तो ये हमारे हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान में जितने भी जासूस मेरे इल्म के मुताबिक मसरूफ अमल थे सब पकड़े जा चुके थे। सिर्फ लाहौर वाला आदमी बाकी था और अब मुझे उसका भी बंदोबस्त करना था। चौधरी साहब ने लाहौर में CID के एक अहम रुकन को मेरे बारे में एतमाद में लेकर हिदायत की कि मेरी हर तरह से मदद की जाए। मैं उसी रोज शाम की फ्लाइट से रवाना हो गया। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचा। वहां से सीधा CID के अहम रुकन के बंगले पर गया। ये साहब दरमियानी उम्र के बड़े चुस्त और कसरती जिस्म वाले साहब थे। उन्होंने एक तेज निगाह से मेरे सूफियाना हुलिये का जायजा लिया और मुझे एक तन्हा कमरे में ले गए। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। जब मैं मलिक साहब के बंगले से निकलकर रक्शे में सवार हुआ तो पुलिस की एक पार्टी जीप मेरे पीछे चली आ रही थी। रात का पहला पहर था। बाहर का मौसम था। किले के पहलू से होकर गुजरने वाली सड़क पर काफी रौनक थी। बसें, ट्रक, रक्शे और मोटरें आ जा रही थी। मीनारे पाकिस्तान के पास लोग टोलियों में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं जिस हुलिये में था उसमें मुझे मेरा कोई करीबी अजीज भी नहीं पहचान सकता था। मैंने रिक्शा दरगाह से काफी पीछे रुकवा लिया। तस्बीह मेरे हाथ में थी। शानों पर जर्द रुमाल था और मैं दरवेशाना शान के साथ तस्बीह फेरता दरगाह की तरफ चल दिया। दरगाह पर बिजली के बल्ब रोशन थे, लेकिन कब्र के सरहाने कुछ मिट्टी के चिराग भी जल रहे थे। 2 औरतें एक तरफ सर झुकाए खामोश गोया मुराकबे में बैठी थी। पीछे झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर एक मुजावर चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। गले में रंग बरंग मनकों की मालाएं थी। मैं कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा और माहौल का जायजा लेता रहा। मुझे वो मजजूब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उसकी शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ था। फातिहा पढ़ने के बाद मैं मजार से हट गया और एक चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। मैं जिस शख्स की तलाश में वहां आया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो 2 औरतें मुराकबे में बैठी थीं, उनमें से एक उठकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसका जिस्म भारी था। मेरा माथा ठनका। करीब आकर उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और बोली, पीर भाई, मुर्शद साईं से मिलने आए हो? मैं उसके चेहरे को देखने लगा। मुंह से एक लफ्ज भी न निकाला और वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। फिर मजजूब औरतों की तरह सर हिलाने लगी। मैं खामोश बैठा तस्बीह फेरता रहा। मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। थोड़ी देर दाएं बाएं सर हिलाने के बाद उसने हक हू का नारा लगाया और जेब से एक पोटली निकाल कर खोली। उसमें एक बालूशाही थी। वो बालूशाही मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ये मुर्शद साईं ने तुम्हारे लिए भेजी है पीर भाई। मैंने बालूशाही ले ली। वो मेरी तरफ झुक कर बोली, पीर भाई, फौज में तुम कैप्टन
कैप्टन हो या मेजर। मुझे शक हुआ कि हो ना हो उसको भारतीय जासूस ने ही यहाँ भेजा है। इसका मतलब था कि ये औरत भी जासूसी कर रही थी। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, कर्नल हूँ, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और कहने लगी, नंबर 13 ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ा हुआ। चादर पोश औरत मेरे आगे आगे चलने लगी। दरगाह से निकलकर जब हम एक सड़क पर आए तो मैंने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। पुलिस के 2 आदमी सादा लिबास में कुछ फासले पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं मुतमईन होकर औरत के साथ चलने लगा। वो बाजार हुस्न की एक गली में दाखिल हो गई, फिर एक मकान के सामने रुक कर आवाज दी, पीर मुर्शद साईं हाजिर हो जाऊं? पीर भाई मेरे साथ हैं। अंदर से किसी ने बड़े जलाली लहजे में जवाब दिया, आ जाओ बहन, यूनी आ जाओ। औरत अंदर दाखिल हो गई। मैं उसके साथ था। सामने दालान में तख्त बिछा हुआ था और उस पर वही मजजूब बड़ी शान से बैठा सिगरेट पी रहा था। 2 औरतें उसके कांधे दबा रही थीं। भारतीय जासूस ने मेरी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया, साथ ही हवा में बाजू लहरा कर बोला, चले जाओ, सब चले जाओ, हमें अपने पीर भाई से राजो न्याज की बातें करनी है। जो औरतें कंधे दबा रही थीं वो दूसरी कोठरी में चली गईं। जो औरत मुझे लेकर आई थी वो बाहर निकलने लगी तो मैंने अर्ज किया, मुर्शिद साईं, जीवनी को यहीं रहने दें, हमारी बातों से इसे भी फायदा पहुंचेगा। वो बोला, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो गुर्राया तो औरत जल्दी से निकल गई। मजजूब अपनी असली हालत में आ गया। कहने लगा, क्या सब लोग रूपोश हो गए हैं? कहीं ये लोग पकड़े तो नहीं गए? जगदीश ने अभी तक राब्ता कायम नहीं किया। वो बोले जा रहा था लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस औरत की तरफ लगी थी जो मेरे हाथ से निकली जा रही थी। मैंने यूं ही अपनी जेब में हाथ डालकर उसे टटोला और कहा, मैं एक जरूरी कागज भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। मजजूब मेरा मुंह तकने लगा, कौन सा कागज भूल आए हो? मैं जवाब देने की बजाय तेजी से बाहर निकल गया। औरत इतनी देर में गायब हो चुकी थी। अलबत्ता सीआईडी के दोनों आदमी कुछ फासले पर अंधेरे में खड़े थे। मैं दौड़कर उनके पास गया और कहा कि अभी अभी जो चादर पोश औरत बाहर निकली थी उसे फौरन पकड़ लो। ये कहकर मैं भागकर वापस मकान में आ गया और फिर ये देखकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई कि मजजूब तख्त पर मौजूद नहीं था। मैंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया तो वो बिल्कुल खाली थी। मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर छत पर आ गया, जहाँ भी एक छोटा सा कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। मैंने टक्कर मारकर दरवाजा खोल दिया। वो कोने में बैठा ट्रांसमीटर की मदद से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो दूसरी तरफ लुढ़क गया और फुर्ती से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से होकर सामने दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दिया। उसने इंतहाई गुस्से में मुझे गद्दार कहा। पिस्तौल मैंने उठा लिया था। गोली की आवाज सुनकर सीआईडी के दोनों आदमी और चंद सिपाही छत पर आ गए। भारतीय जासूस और उसका रेडियो ट्रांसमीटर कब्जे में ले लिया गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि तुम भी मारे जाओगे, मैंने सिग्नल दे दिया है। वो लोग तुम्हारे घर वालों को पकड़कर कले में ले जाएंगे और सबको मार डालेंगे। पुलिस पार्टी उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले आई। मैंने सीआईडी वालों से चादर वाली औरत के बारे में पूछा। उन्होंने गली के बाहर सड़क पर खड़ी जीप की तरफ इशारा किया। औरत वहां पुलिस की हिरासत में सर झुकाए बैठी थी। पुलिस उन दोनों को कले में ले गई। मैंने रिक्शा पकड़ा और सीधा मलिक साहब के बंगले पहुंच गया। उन्हें मिशन की कामयाबी की इत्तला की और इस्लामाबाद चौधरी साहब को फोन करके उनसे लाहौर आने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि वो सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएं। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर इस बदबख्त जासूस ने वाकई मेरे बारे में पीछे कोई सिग्नल दे दिया है तो मुझे भारत पहुंचते ही गिरफ्तार करके शूट कर दिया जाएगा और मेरा असल मिशन अधूरा रह जाएगा। हकायक मालूम करने का मेरे पास एक ही जरिया था कि मैं उस पर V2 गोलियां आजमाऊं और मैं ये तजुर्बा चौधरी साहब की मौजूदगी में करना चाहता था। मैंने मलिक साहब को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। रात बेचैनी से पहलू बदलते गुजर गई। सुबह इस्लामाबाद फोन किया तो चौधरी साहब ने बताया कि वो 8:30 बजे की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं। मलिक साहब गिरफ्तार शुदा जासूसों से पूछगिछ करने के लिए किले की तरफ चल दिए। मैं उनके बंगले पर ही चौधरी साहब का इंतजार करने लगा। वो 9:15 बजे बंगले पर पहुंच गए तो मैंने तमाम वाकयात उनके गोशगुजार कर दिए। उन्होंने मेरे मंसूबे से इत्तेफाक किया। 10 बजे हम किले के तहखाने में पहुंच गए। V2 गोलियां मेरे पास थीं। जासूस को जिस कोठरी में बंद किया गया था उसमें एक खुफिया सुराख था जिसमें उसकी नक्लो हरकत आसानी से देखी जा सकती थी। मैं इस सुराख के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया और V2 गोली पानी में घोलकर ग्लास अपने पास ही मेज पर रख लिया। चौधरी साहब पिस्तौल हाथ में लिए अकेले कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि भारतीय जासूस ने उन पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझसे कोई राज नहीं उगलवा सकते, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। तुम्हारा आधा पाकिस्तान हमने काट कर अलग कर दिया है। बहुत जल्द तुम्हें बाकी बचे हुए पाकिस्तान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। चौधरी साहब ने पिस्तौल जेब में रख लिया और बड़ी नर्म सी गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर वो शख्स बराबर कुफ्र बके जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था। चौधरी साहब ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और उसके बाद दूसरा थप्पड़ रसीद किया। फिर उसे ठोकरे मारने लगे, यहाँ तक कि जासूस नीम जान होकर फर्श पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने दरवाजे में खड़े सिपाही को इशारा किया
सिपाही लपक कर मेरी तरफ आया। मैंने V2 गोली वाले पानी का ग्लास उसे थमा दिया। इन गोलियों के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था उसकी पहली बात सच साबित हुई थी, यानी पानी में गोली पूरी तरह हल हो गई थी और पानी का रंग मामूली सा भी नहीं बदला था। मैंने दीवार के सुराख के साथ आंख लगा दी। V2 गोली वाला ग्लास चौधरी साहब के हाथ में था। जासूस का बुरा हाल हो रहा था। चौधरी साहब ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, पानी पियो। वो नीम बेहोशी के आलम में पानी पी गया। चौधरी साहब सिपाहियों को लेकर कोठरी से बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो भी मेरे पास दीवार के सुराख के करीब आकर खड़े हो गए। हमारी आंखें बड़ी बेताबी से कोठरी में देख रही थीं। जासूस ने अपना एक बाजू उठाकर सीने पर रखा, गर्दन दाएं बाएं हिलाई, फिर आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। कोठरी में चारों तरफ देखकर वो बुलंद आवाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? तुमको धोखा हुआ है। V2 गोली का असर हो चुका था। मैंने चौधरी साहब को इशारा किया और हम कोठरी में दाखिल हो गए। जासूस मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया, कर्नल मनी तुम डबल एजेंट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम भारत के भी गद्दार हो और पाकिस्तान के भी गद्दार हो। मैं भारत का गद्दार जरूर हूँ। मैंने पाकिस्तान के बारे में भारत को हमेशा गलत रिपोर्ट दी है। तब उसने चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा, आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? कर्नल मनी को क्यों नहीं पकड़ते? ये भारत का एजेंट है और इसे टॉर्चर क्यों नहीं करते? मैं तो पाकिस्तान के हक में हूँ। चौधरी साहब उसकी दिलजोई करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैं डबल एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान का वफादार हूँ। फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर जूस पिलाया गया और पलंग पर आराम करने के लिए कहा गया। वो बार बार मेरे खिलाफ बोल रहा था। मैंने इस मौके पर कहा, अच्छा अगर मैं डबल एजेंट हूँ और तुम भारतीय इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सिग्नल दे चुके हो तो फिर मैं भारत नहीं जाऊंगा। वो सर को आहिस्ता से झटक कर बोला, काश मैं सिग्नल देने में कामयाब हो जाता, लेकिन तुम अचानक ही कोठरी में घुस आए थे और मैं भारतीय इंटेलिजेंस को इत्तला देकर तुम्हारा भांडा फोड़ न सका। ये जानकर मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान हुआ कि उसने मेरे बारे में कोई इत्तला नहीं भेजी। V2 गोली अपना काम कर रही थी। तजुर्बा कामयाब साबित हुआ था। हमने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और जासूस के लिए नाश्ता भिजवाने की ताकीद की। चौधरी साहब इस काया पलट पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ये V2 गोलियां तो तिलिस्मी असर रखती हैं, इससे तुम बड़ा काम ले सकते हो। मसलन तुम भारत जाकर एक गोली किसी तरह वहां के वजीर आजम को खिला दो तो वो पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। मैंने कहा, ये मैं भारत जाकर सोचूंगा। फिर मैंने हाइड्रोजन बम वाले प्लांट के सिलसिले में बताया तो चौधरी साहब सकते में रह गए। मुझे पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने वालों से मिलने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि मैं उतर का रुख भी न करूं। मैंने लाहौर के एक आलीशान होटल में कमरा ले लिया। मैं रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त अपने साथ रखता था। शायद किसी वक्त सिफारत खाना मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि उनके एजेंट रूपोश हो चुके हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मुझे कोई सिग्नल मौसूल न हुआ। अब मैंने भारत में दाखिल होने का फैसला कर लिया। एक सुबह मैंने अमृतसर में मुतय्यन मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ कर्नल गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया। उसे पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों के रूपोश हो जाने का इल्म हो चुका था। उसने मुझे हिदायत की कि मैं मास्टर स्पाई का सुराग लगाने की कोशिश करूं। अगर वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वापस चला जाऊं। 2 रोज बाद मैंने गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक मास्टर स्पाई गिरफ्तार हो चुका है और पाकिस्तानी CID बड़ी शिद्दत से मेरे पीछे लगी हुई है। कर्नल गुरमीत सिंह ने फौरन जवाब दिया, कर्नल मनी हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, फौरन वापस आ जाओ। उसके साथ ही कर्नल ने यह भी तय कर लिया कि मुझे किसी मकाम से किस पासवर्ड के साथ भारतीय सरहद पर पहुंचना होगा। वक्त रात के 3 बजे का दिया गया। मैंने चौधरी साहब से मुलाकात करके उन्हें इस नई सूरत हाल से आगाह किया। भारत में जाकर बराह रास्त रेडियो ट्रांसमीटर पर चौधरी साहब से राब्ता कायम करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुलव्विस नहीं करना चाहते थे। आखिर ये तय पाया कि मैं भारत में जहाँ कहीं भी रहूंगा चौधरी साहब को किसी न किसी तरह फर्जी नाम से खत लिख दिया करूंगा और अगर उन्हें कोई जरूरी पैगाम मुझे पहुंचाना हुआ तो वो अपने किसी खास एजेंट को मेरे पास भेज कर करेंगे। मैंने अपना एक फर्जी नाम उनकी डायरी पर नोट कर दिया। आखिर वो रात आ गई जब मुझे सरहद पार करके भारत में दाखिल होना था। रात के ठीक 2:15 बजे मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने अपनी सरहद उबूर करवा दी। मैं एक खास मकाम से आगे बढ़ गया और अपने कपड़ों पर मिट्टी वगैरह लगाकर ऐसा हुलिया बना लिया गोया बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी सरहद पार करके आ रहा हूँ। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। ना तो मुझे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से गोली चलने का इम्कान था। मेरे बारे में वहाँ एक खास मकाम पर पहले से इत्तला कर दी गई थी। मुझे अगर तशवीश थी तो सिर्फ ये कि कहीं मुझे जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मुझे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे कपड़े उतरवा कर 1 सेकंड का मुआयना ही काफी था। मेरा मुसलमान साबित हो जाना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए धमाके से कम न होता। दिल में यही तशवीश और जहन में यही खटका था। मैं अंधेरी रात में मखसूस भारतीय चौकी के करीब पहुंच गया। मुझ पर एकदम से सर्च लाइट फेंकी गई। मैंने दोनों हाथ उठाकर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह का हल्का सा नारा लगाया। यही मेरा पासवर्ड था। मोर्चे से एक सिख फौजी निकल कर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में स्टेन गन थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने मुझे अपने
पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके मोर्चे में चला गया, जहाँ से मुझे एक जीप में अमृतसर रवाना कर दिया गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला था। अमृतसर में कर्नल गुरमीत सिंह इंतजार कर रहा था। वो मेरे लिए बलाए नागहानी साबित हो सकता था। जीप में मेरे साथ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का एक सादा लिबास वाला आदमी भी था, जबकि जीप एक फौजी चला रहा था। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने वाले विष्णु होटल में मेरे लिए कमरा बुक था। मेरा लिबास वही शलवार कमीज था, चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और हाथ में ब्रीफकेस था। होटल वाला मुझे मुसलमान समझा, मगर फौजी जीप से उतरते देखकर खामोश रहा। सादा लिबास वाला होटल में आकर मुझसे कहने लगा, सुबह 10 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और दरवाजे में तरह तरह के अंदेशे और वसवसे लेकर पलंग पर चित लेट कर सिगरेट पीने लगा। सोचते सोचते आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो 9 बज रहे थे।